मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ लाइफ चैलेंजेस, चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन। स्ट्रेस क्या होता है? डेफिनेशन, एनसीईआरटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या है? एक पैटर्न किसका? रिस्पॉन्स का एक पैटर्न है। किसके रिस्पॉन्स का? किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी जीव के रिस्पॉन्स का वो पैटर्न। किसके प्रति? किसी भी स्टिमुलस या इवेंट के प्रति, जो क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम है, आपकी जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है वो हिला देता है या डिस्टर्ब कर देता है, और जिसके कोप करने की एबिलिटी जिस पर्सन के पास है ना, वो उससे बढ़ के है। वो रिस्पॉन्स का पैटर्न जो आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम का हिला दे और क्या करे, जिससे कोप करने की एबिलिटी बंदे के पास ना हो, उसको बोलते हैं आप स्ट्रेस। स्ट्रेस है, इसको अपन एनसीईआरटी के अंदर आपके एक एग्जांपल दिया गया है। स्ट्रेस किसकी तरह है? इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है ना बेटा, तो क्या होता है? बल्ब जलता है। इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बल्ब जलता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई आएगी तो बल्ब डैमेज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हाई आएगा तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी लो आएगी तो बल्ब जलेगा नहीं। उसी तरीके से अगर स्ट्रेस भी क्या होगा? लो होगा, तो हमारी परफॉर्मेंस फिर से डाउन होगी। लेकिन जब हम किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं, हमें ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो हम एक्शन कर ही नहीं पाएंगे, काम कर ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा होगा तो वो वैसे डिस्टर्ब करेगा। सेकंड टॉपिक आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस 2 लेवल का बेटा। हमेशा से स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता। आपने आज तक सोचा होगा हाई स्ट्रेस हो गया मतलब सब कुछ खराब हो गया। स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता बेटा। स्ट्रेस 2 टाइप है, यू स्ट्रेस, डई स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है? यू स्ट्रेस होता है पॉजिटिव टाइप का स्ट्रेस है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारी क्या है, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर रहा है, डाउन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैरिज है, किसी के घर में मैरिज है, आपको ड्रेस वगैरह लेनी है, आपका कल एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम, आपकी अच्छे से तैयारी है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस तो होता है बेटा उस चीज़ का। वो होता है यू स्ट्रेस। डी स्ट्रेस क्या होता है? डी स्ट्रेस होता है नेगेटिव टाइप का स्ट्रेस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिससे अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है। फॉर एग्जांपल किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, ब्रेकअप हो गया किसी का, ये नेगेटिव टाइप का स्ट्रेस है, जिसके द्वारा हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट भी होती है और जिसके द्वारा हमारी परफॉर्मेंस क्या है, डाउन भी जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस में अपन क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रेस वर्ड कहाँ से बन के आया। स्ट्रेस वर्ड कहाँ से बना? लेटिन वर्ड से बना। लेटिन के कौन से? स्टिकस में से। स्टिकियस वर्ड का क्या मतलब होता है? मतलब टाइटनेस और नैरोनेस। टाइटनेस और नैरोनेस किसके अंदर है? जो देखो बेटा, हमारे अंदर है ना, जो मसल्स है, जो हमारे अंदर ब्रीथिंग है, वो क्या होगी? वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगी। जो हमारी मसल्स है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगी। कब? जब हमें स्ट्रेस फील होगा। तो उस वर्ड से हमारा जो स्ट्रेस हम यूज करते हैं ना, स्टार्टिंग में उस वर्ड का यूज होता था इसकी जगह पर। लेटिन के इस वर्ड से स्ट्रेस वर्ड निकला है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेसर, बार बार रिपीट होगा बेटा। स्ट्रेसर क्या है? कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, स्ट्रेसर क्या है। स्ट्रेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेसर का वर्ड यूज हो रहा है। स्ट्रेसर क्या है? वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो आपको क्या कर रही है, हमारी बॉडी को स्ट्रेस दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्राउड है, आसपास भीड़ है, कल आपका एग्जाम है, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ होगी, तो ये सारे इवेंट्स है ना, ये स्ट्रेसर है, जिसके द्वारा आपको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस वो चीज़ है जो बॉडी का इक्विलिब्रियम हिला रही है, जिससे कोप करने की आपकी एबिलिटी नहीं है। स्ट्रेसर वो चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या चीज़ है? स्ट्रेन क्या चीज़ है? जब स्ट्रेस हो, स्ट्रेसर हमारे सामने आया, सपोज करो स्ट्रेसर क्या है? एग्जाम है, एग्जाम हमारे सामने आया, हमें हुआ स्ट्रेस, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मिल गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? स्ट्रेन। अब जो इक्विलिब्रियम मिलेगा उस टाइम हमारी, अब सपोज करो कुत्ता आया हमारे सामने, कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, या सांप, सपोज करो सांप आया हमारे सामने, सांप हमारे सामने खड़ा है, स्नैक सामने खड़ा है। अब जो हम उसको देखते ही हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मिल गया। ठीक है, हमारे पास उससे कोप करने की कोई एबिलिटी नहीं है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। जो सांप खड़ा है वो है स्ट्रेसर। स्ट्रेन क्या होगा? जब वो सांप हमारी तरफ चल के आएगा तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हमारा पसीना छूटने स्टार्ट हो जाएंगे, बीपी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेन में आती है। समझ गए बेटा? स्ट्रेस, स्ट्रेसर और स्ट्रेन। ठीक है, समझ गए तो वेरी गुड।
नेक्स्ट आपका हंस सैली ने एक डेफिनेशन दी है। हंस सैली कौन था, पूछा जाता है बेटा एमसीक्यू में। हंस सैली कौन था, हंस सैली था फादर ऑफ स्ट्रेस। फादर ऑफ स्ट्रेस किसको बोला जाता है, हंस सैली। इसका एक मॉडल भी है जिसको अपन GAS गैस मॉडल के नाम से बोलते हैं, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, इसने क्या बोला है कि कोई भी स्ट्रेसर जब हमारे सामने आएगा, सपोज करो ये सांप खड़ा है, ठीक है, अगर सांप किसी के सामने आएगा ना तो हमारी बॉडी है ना, सबकी बॉडी सेम रिस्पॉन्स करेगी, सेम डिटो रिस्पॉन्स करेगी, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ये ऐसा होता है, नहीं होता बेटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांप को खा भी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांप को पालते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर उनकी बॉडी वो रिस्पॉन्स करेगी नहीं। कुछ मेरे जैसे हैं जिनको सांप का नाम ले ले तो भी डर लगता है, तो उनकी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। तो क्या हम दोनों की बॉडी सेम रिस्पॉन्स करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है, जब हमारे सामने स्ट्रेसर आता है तो पीपल है ना वो सेम रिस्पॉन्स करेंगे, कि सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न में रिस्पॉन्स करेंगे, सबके पसीने छूटेंगे, सबकी हार्ट रेट तेज होगी। लेकिन मैंने इस एग्जांपल से आपको साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन लेजार हंस से लेने ये बात बोली है कि ऐसा होता है बेटा। नेक्स्ट है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए इसके बाद, इन्होंने क्या किया, इसकी बात को झूठा साबित कर दिया। इन्होंने बोला कि हर बंदा हर एक स्ट्रेसफुल इवेंट में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आप करने वाले हैं लेजारस कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। लेजारस ने थ्योरी दी है, कॉग्निटिव अप्रेजल की थ्योरी दी है। इसने क्या बोला है कि हम किसी भी इवेंट को कैसे परसीव करते हैं, इसके आधार पर हमारे अंदर क्या आता है, स्ट्रेस आता है। ठीक है, इसने 2 टाइप के अप्रेजल की बात की है। फर्स्ट है प्राइमरी अप्रेजल, सेकंड है सेकेंडरी अप्रेजल। ठीक है, प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है, प्राइमरी अप्रेजल होता है बेटा कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से परसीव करते हो। कोई भी आपके सामने नई सिचुएशन आई है, उस चीज़ को आप परसीव कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम कल है, आप उस एग्जाम को किस तरीके से परसीव कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ को न्यूट्रल में ले रहे हो, जैसे कल एग्जाम है, देख टेस्ट है, कल एग्जाम है, आने तो 0 ही है, कोई खास बात नहीं, हो जाएगा, परसों हो जाएगा, वो है न्यूट्रल। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ले रहे हो आप भी, कल एग्जाम है, तैयारी करनी है और अच्छा पढ़ना है, तो वो पॉजिटिव है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप नेगेटिव ले रही हो उस चीज़ को, तो आपको 3 चीज़ों की चिंता होगी। एक तो जो आपने पास्ट में पढ़ा नहीं है, सपोज करो आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, अब आप नेगेटिव रूप में ले रही हो किसको, एग्जाम को, तो आपका जो पास्ट में डैमेज हो चुका है। सेकंड आ गया 3-8, जो फ्यूचर में डैमेज होने वाला है। ठीक है, कि एग्जाम देंगे, उसके बाद PTM होगी, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे, पेरेंट्स की डांट सुननी पड़ेगी, ये आपका फ्यूचर डैमेज है। चैलेंज, आप कितना कॉन्फिडेंस है, आप खुद से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस चीज़ों से कोप कर जाऊंगा। कल एग्जाम है, सपोज करो आपने चैप्टर हल्के फुल्के पढ़ रखे हैं, आपको कितना खुद पे कॉन्फिडेंस है, आप कितना चैलेंजफुल ले सकते हो उस चीज़ को कि मैं इस चीज़ से कोप कर जाऊंगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है, जब आपको कोपिंग करने की आपके पास एबिलिटी कैसी है, आपको नई सिचुएशन आई, उसको परसीव कैसे किया, वो प्राइमरी अप्रेजल था। आपके पास कितनी एबिलिटी है उससे कोप करने की, वो सेकेंडरी अप्रेजल है। सेकेंडरी अप्रेजल में अपन 3 चीज़ पढ़ते हैं। फिजिकल कैपेसिटी कौन कौन सी है, जैसे आपके पास पैसा अच्छा है, आपके पास मेडिकल केयर अच्छी है। सोशल, जैसे आपको प्रोफेशनल सपोर्ट है, लोगों के सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको, अपन कई बार नहीं देखते, अगर आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपको स्ट्रेस कम होगा जब आपके आसपास आपके फ्रेंड्स बैठे हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये मुझे दिखा देंगे। जिसका कोई फ्रेंड नहीं है उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कुछ आता भी नहीं है, कोई दिखाने वाला भी नहीं है। ठीक है, पर्सनल सपोर्ट मतलब खुद के पास कितनी स्किल है कि मैं चीटिंग कर लूँगा, खुद की स्किल कितनी है, खुद का कोपिंग स्टाइल कैसा है कि टीचर को आप मतलब एक तरीके से हल्का फुल्का डिस्टर्ब करके आप कैसे भी अपनी बातें मनवा लोगे। ठीक है, ठीक है, इसके द्वारा आप कोग्नेटिव, बिहेवियर, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, हर रिस्पॉन्स, हर टाइप का रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी अप्रेजल और प्राइमरी अप्रेजल है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो इन अप्रेजल को इफेक्ट डालेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस, सपोज करो आपके एग्जाम ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं, जो आज एग्जाम है, आपको स्ट्रेस कम होगा। सिचुएशन अगर आपके कंट्रोल में है, चाहे कोई भी इवेंट है, कोई सिचुएशन है,
अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है तो हमें स्ट्रेस उतना ही कम होगा। अगर हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं रहा, आज आप फर्स्ट टाइम कहीं किसी के साथ पकड़े गए, सपोज करो, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। वहीं आपके रोज़ की कहानी है कि रोज़ आपका कभी फ़ोन पकड़ा जाता है, कभी आप खुद पकड़े जाते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कंट्रोलेबल। अगर ये है, यह चीज़ आपके फादर ने पकड़ी है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। वहीं आपके ब्रदर ने पकड़ी है, ठीक है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, आपके ब्रदर ने पकड़ लिया, आपको स्ट्रेस कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में। आपको आपके जो भाई है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पता है, उसके सीक्रेट्स वगैरह पता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें पता है, आपको स्ट्रेस कम होगा। सिचुएशन आपके कंट्रोल में है बेटा। अब जो इसने लेजारस जो ये थ्योरी है, इसके अंदर कितने टाइप के स्ट्रेसर है? स्ट्रेसर, एक्सटर्नल स्ट्रेसर की बात की गई है, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो आ रहा है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, जैसे नॉइस है, सारी चीज़ें। सोशल स्ट्रेसर, सोशल कौन से होते हैं? जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ रिलेशन खराब हो गया, वो सारी चीज़ें। साइकोलॉजिकल कौन सी? आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन कितना है, आपके अंदर कन्फ्लिक्ट कितना चल रहा है, वो सारी चीज़ें, जिसको अपन बेटा आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल लेवल एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल लेवल कौन से होते हैं? क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर स्ट्रेस के? जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है उसका हमारे फिजियोलॉजिकल पर, जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस होता है बेटा। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस दो पाथवे पे वर्क करता है। कौन कौन से? एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो एड्रिनल ग्लैंड से लार्ज अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज करवाता है। कौन सा? एम्पिनेफ्रिन और नॉन एम्पिनेफ्रिन, दो हार्मोन रिलीज करवाता है। किससे? हार्मोन किससे रिलीज करवाता है? एड्रिनल ग्लैंड से करवाता है, जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? कार्टोकोस्ट्रोइड हार्मोन, कार्टोकोस्ट्रोइड से कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे इमोशनल जो रिएक्शन है ना, उनके लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट है स्ट्रेस वेरी किस किस टर्म में होती है? वेरी किस किस टर्म में होते हैं? सबसे पहले इंटेंसिटी। सपोज करो अब आपको घर पहुंचना है, आप स्कूल में हो, अभी आपको मैं बताती हूँ, सुनो बेटा, आपको घर पहुंचना है, आप अभी अभी स्कूल में हो, ठीक है, बारिश आनी स्टार्ट होगी, आप कहाँ हो? स्कूल में हो, ठीक है, बाहर बारिश आ रही है। अगर बारिश इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा, या एक एक दो दो बूंदे आ रही है तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा? जब हमारे सामने स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आता है ना, तब हमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ड्यूरेशन, अब सपोज करो आधे घंटा बारिश आई सुबह से, तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा? या सुबह आज 5 बजे से बारिश स्टार्ट है, अब 1 बजने वाली है, अब तक बारिश आ रही है, ड्यूरेशन लंबी होगी, आपको कोई बीमारी होगी, जैसे बुखार हो गया, एक दिन बुखार होगा तब स्ट्रेस ज़्यादा होगा, या कई दिन रहेगा तब? ऑफकोर्स ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तभी होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, सपोज करो आपकी आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, ठीक है, फ्रेंड के साथ एक नॉर्मल लड़ाई होगी, किस बात पे? छोटी सी बात पे नॉर्मल लड़ाई हुई, फ्रेंड ने सॉरी बोलेगा तो आपकी लड़ाई, या आप फ्रेंड को सॉरी बोलोगे, लड़ाई खत्म है आपकी। ये ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेस देने वाली है। ये लगाओ कि आपकी फ्रेंड को आपके बारे में गलत फहमी होगी, आपने किसी को उसके बारे में कुछ बोल दिया, अब आपको भी गलत फहमी है कि आपके फ्रेंड ने किसी और के बारे में आपसे बोल दिया, ठीक है, आपके जो फ्रेंड की भी फ्रेंड है उसके साथ भी आपकी लड़ाई होगी, ये भी इसको भड़का रही है। एक आपकी फ्रेंड है जो आपको भड़का रही है, ठीक है। अब बताइए किस सिचुएशन में स्ट्रेस ज़्यादा होगा? एक तो नॉर्मली दोनों के बीच में लड़ाई हुई, सॉरी बोले, बात खत्म। एक सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी, सिचुएशन उलझेगी, जहां उलझेगा वहीं स्ट्रेस ज़्यादा होगा। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब जहां भविष्यवाणी कर सको, सपोज करो कि आपका एग्जाम अब दिसंबर में ही हो जाए, कल बोल दिया जाए कि दिसंबर में डेट शीट आ गई, आपने क्या प्रेडिक्ट किया था इसको? फरवरी में एग्जाम है, इतना स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम मेंटली रूप से प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए, प्रेडिक्ट कर रखा है हमने भी, मार्च फरवरी में एग्जाम होनी है, वो एग्जाम दिसंबर में हो जाए, महीने बाद तुम्हारे एग्जाम है, तुमने प्रेडिक्ट नहीं कर रखी उस चीज़ को लेके आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे जो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, जो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक कौन सी? मेंटल हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, हमारे टेम्परामेंट पर स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ेगा, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात किसमें? लेजारस की थ्योरी में बोली गई है। सीधी सी बात आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं, दो अप्रेजल है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई उसको आप देख से कैसे लेते हो, उसको पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, न्यूट्रल ले रहे हो। न्यूट्रल ले रहे हो, बात खत्म। पॉजिटिव ले रहे हो, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नेगेटिव ले रहे हो तो 3 टाइप से नेगेटिव लेते हो आप,
एक तो जो पास्ट में खतरा हो गया, पास्ट में जा चुका है जो, उसको लेके आपको चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। एक फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है, उसको लेके स्ट्रेस हो रहा है। एक आपने कुछ कमिटमेंट कर रखी है, उसको लेके, खुद से कमिटमेंट किया, उसको लेके स्ट्रेस हो रहा है। सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है, अब आपने इवेंट को देख लिया, आपको पता लग गया आपको किस टाइप का स्ट्रेस हो रहा है, अब उससे कोप भी तो करना है, उससे बाहर भी तो आना है, या स्ट्रेस में ही बैठे रहना है। जो बाहर आने के रास्ते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी अप्रेजल। दो फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से, सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं है, और आप का पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है। नेक्स्ट है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर कितने टाइप का होता है, एनवायरमेंटल होता है, सोशल होता है, साइकोलॉजिकल होता है। नेक्स्ट है जो हमारा फिजियोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल चेंज क्या होता है, स्ट्रेस से हाइपोथैलेमस है वो मैसेज भेजे, उसके दो पाथवे काम करेंगे, एक एड्रिनल ग्लैंड एक पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करेंगे, एक एम्पिनेफ्रिन और एक नॉन एम्पिनेफ्रिन, ठीक है, और ये कोर्टिसोल, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्ट्रेस कब ज़्यादा होगा, किस किस टर्म में वेरी होता है, किस किस टर्म में चेंज होता है स्ट्रेस। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेस ज़्यादा होगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। इतनी सी थ्योरी है लेजारस की। नेक्स्ट है बेटा साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। साइन और सिम्टम कौन कौन से होते हैं स्ट्रेस के, जिससे आपको पता चले कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। एक तो होता है आपका फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर। ये तीन टाइप के सिम्टम आपको अंदर दिखते हैं। फिजिकल रूप से दिखेंगे, इमोशनली रूप से आपके अंदर चेंजेस आएंगे, बिहेवियर रूप से चेंजेस आएंगे। तो कौन कौन से साइन होंगे, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या लेके चलते हैं, सपोज करो आप सुबह सुबह उठे, आपको फादर को कोई काम था शायद, ठीक है, आपसे क्या ले लिया, आपका फ़ोन ले लिया, ठीक है, आपने लॉक खोल के फ़ोन दे दिया, फादर साहब को लॉक बता दिया कि फादर, क्योंकि आप जल्दी में थे, आपने लॉक बता दिया बाई चांस। आपके फ़ोन में 10 बजे किसी के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाले हैं, पर्सनल मैसेज आने वाले हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे आपकी कोई और पर्सनल चीज़ है, चाहे आपके आपस में बेस्ट फ्रेंड के कोई ऐसी मैसेजेस आने वाले हैं जो किसी को औरों को शेयर ही नहीं करने, और वो फ़ोन है फादर साहब के पास, और फादर साहब है आपके बहुत स्ट्रिक्ट। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपके अंदर कौन कौन सी चेंजेस होंगे, सपोज करो आप, क्या आप मेरी बातों में कंसंट्रेशन कर पाएंगे, क्या आप जो कल याद करके आए थे अगर मैं पूछूं आप बता पाओगे, मेमोरी आपकी लॉस नहीं हो जाएगी, कंसंट्रेशन में कमी नहीं आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग आपकी कम नहीं हो जाएगी। आपके फ्रेंड को डिसीजन लेने का बोल रही है कि आप ये करते हैं, तुम बताए यार क्या करना है, क्या आप डिसीजन ले पाओगे प्रॉपर, नहीं ले पाओगे, ठीक है। अटेंडेंस रेगुलर रहेगी, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया सिर्फ शॉर्ट टाइम का। अब लॉन्ग टाइम आपको स्ट्रेस है, आपका ब्रेकअप हो गया, क्या आपकी रेगुलर अटेंडेंस रहेगी, नहीं रहेगी, और सेल्फ स्टीम है वो कम हो जाएगी, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मूड स्विंग आने स्टार्ट हो जाएंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी ये लगा कि चलो लंबे टाइम तक चल रहा है, मैंने एग्जांपल दिया आपको शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। आपके अंदर मूड स्विंग्स आएंगे, आप इमोशनली आउटब्रस्ट हो जाओगे, आपके अंदर वरी रहना स्टार्ट हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ईटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देगा बंदा। फॉर एग्जांपल ये लगा के चलो किसी का ब्रेकअप हो गया, किसके साथ ब्रेकअप हो गया, जिसके साथ उसकी 6 साल या 7 साल से लंबे टाइम से बातें हो रही है, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंज आएगा, कंसंट्रेशन उसका खत्म हो जाएगा, मेमोरी उसकी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, आज बताइए बात भूल जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, रेगुलर अटेंडेंस नहीं होगी कहीं भी, अगर वो कहीं भी जा रहा है तो सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, मूड स्विंग आने स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, फिजिकल इलनेस, सोमेटिक हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, बैक वगैरह में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। सारे के सारे सिम्टम किससे रिलेटेड, किसी भी एक दुखी सैड सी मूवी या सैड सॉन्ग जिसके अंदर किसी बेचारे हीरो का या हीरोइन का दिल टूट गया हो, मेनली हीरो को लेके चलो, ठीक है, हीरो का दिल टूट गया हो, उसके साथ कौन कौन से इवेंट होते हैं वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट है टॉपिक आपका टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है बेटा, स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल और एनवायरमेंटल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल और तीसरा होता है सोशल। फिजिकल स्ट्रेस कौन सा होता है, फिजिकल स्ट्रेस कौन सा होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रही है, जो हमारी बॉडी है उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है। फिजिकल स्ट्रेस कब कब होता है बेटा हमें, फिजिकल स्ट्रेस तब होता है जब एक तो अपन न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से नहीं ले रहे, ठीक है, डाइट नहीं ले रहे, हम प्रॉपर सो नहीं रहे, प्रॉपर खा नहीं रहे, दैट्स वाई जो हमारे अंदर कहीं इंजरी होगी, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, कोई बॉडी का पार्ट हमारा एक तरीके से दर्द कर रहा है या फिर बहुत टाइम के लिए पैरालाइज हो गया, तब जो स्ट्रेस होता है ना वो होता है हमारे अंदर कौन सा,
फिजिकल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस कैसा है बेटा? एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जो एनवायरमेंट के कारण हमें स्ट्रेस हो रहा है। सपोज करो आपका 4 दिन बाद एग्जाम है और आपके घर के पास किसी का मैरिज है और उन्होंने डीजे लगा रखा है, दिन रात दे डीजे दे डीजे। आपका उनके साथ ना तो आप जाते हो उनके घर और आपका एग्जाम भी है, ठीक है, फाइनल एग्जाम है +2 का। जब तब जो आपको स्ट्रेस होगा ना वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। 4 दिन से बारिश हो रही है, रुक नहीं रही, कई बार हमें स्ट्रेस होता है उस कारण भी, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा सर्दी हो रही है, जो स्ट्रेस होता है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, वो सारी की सारी चीज़ें ना वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है बेटा। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ना, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पर्सनली सीधा भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या क्या आएगा? एक आएगा फ्रस्ट्रेशन, एक आएगा कन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर और सोशल प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन होता है बेटा जब आप कोई गोल को पाना चाहते हैं, उसके बीच में कोई रोड़ा बन के खड़ा है, ठीक है। सपोज करो आप किसी को पसंद करते हो, आप उसको पाना चाहते हो, उसका कोई फ्रेंड आपको उससे बात ही नहीं करने दे रहा, तब जो फीलिंग आती है ना उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। समझ गए? आपको कुछ पाना है पर कोई और ऐसा है जो टांग खींच रहा है आपकी, आपको वो पाने नहीं दे रहा। उस टाइम जो उस बंदे के लिए फीलिंग आएगी वो होती है फ्रस्ट्रेशन। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है बेटा 2 पॉजिटिव चीज़ों में से या 2 नेगेटिव चीज़ों में से आपको एक चूज करनी है। पॉजिटिव चीज़ों में से कैसे बेटा? देखो, एक आपको मूवी में जाना है फ्रेंड्स के साथ, दूसरा आपको किसी आपके फ्रेंड की मैरिज में जाना है, ठीक है। आपको चूज क्या करनी है? आपके पास दोनों में से एक ही चूज कर सकते हो या 2 नेगेटिव चीज़ों में से एक चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पढ़नी पड़ेगी। आप दोनों चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते पर पढ़नी पड़ेगी। ये क्या होता है? ये होता है कन्फ्लिक्ट। उस टाइम जो हमारे अंदर भावना होती है ना, या एक आपकी एज के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके चले, 2 बंदे हैं, दोनों में से एक को आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, समझे? दोनों में से एक को बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। पसंद आप दोनों को ही नहीं करते, ठीक है। उस टाइम जो फीलिंग आएगी ना वो कन्फ्लिक्ट है, किसको करूं, इसको करूं, इसको करूं। या दोनों को बहुत पसंद करते हो लेकिन आप एक ही बच्चे के साथ बैठ सकते हो, उस टाइम जो फीलिंग आएगी वो कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर हमारे खुद के अंदर से जो प्रेशर होता है, हम कई बार नहीं करते, आज तुझे ये काम तो पूरा करना है, आज मुझे तो ये काम पूरा करके ही जाना है, मुझे इतना आज पढ़ना है, मुझे इतना आज टारगेट अचीव करना है। वो इंटरनल प्रेशर है, हम खुद के ऊपर खुद प्रेशर बना रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर या सोशल प्रेशर क्या होता है? जो सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है, ठीक है। जब हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं बेटा आज तुझे इतना पढ़ना है, तुझे तेरे इतने % मार्क्स मुझे चाहिए, हम पेरेंट्स के लिए जब कुछ करते हैं, सोसाइटी वाले बोलते हैं मुझे ये काम चाहिए, 7 बजे से पहले तुझे घर आना है। जो सोसाइटी के द्वारा जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो सोशल प्रेशर है। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनके द्वारा जो हमें स्ट्रेस हो रहा है। जैसे किसी की डेथ होगी, किसी के पड़ोसी ऐसे हैं जो डेली झगड़ा करते हैं, दारू शराब पीती हैं, डेली की डेली झगड़ा करते हैं। कोई हमारे घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की सपोज करो कुछ कोई छोड़ के चला गया, ये सारी चीज़ें ना ये सोशल स्ट्रेस है। अब अपने स्ट्रेस के टाइप पढ़ दिए, साइन पढ़ दिए, किसी बंदे में स्ट्रेस है आप कैसे मेजर करोगे? ये सारे सिम्टम दिखेंगे, साइन दिखेंगे, आप मेजर कर लेंगे। अब कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लिया अपन, 3 टाइप के होते हैं। अब देखते हैं, अब स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया हमें, यह भी तो पता होना चाहिए स्ट्रेस आता कहाँ से, सोर्स क्या है स्ट्रेस की। सबसे पहला होता है लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट हमारी जीवन की घटनाएं। घटना ये नहीं होती बेटा कि आज उसने मुझे ये बोल दिया, आज मैं उससे नाराज हो गया, ये घटना नहीं होती। घटना का मतलब आपने स्कूल चेंज किया, अपने घर चेंज किया, आपने जॉब चेंज की, ठीक है। आपने सोचो आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप होगी, ये सारी चीज़ें लाइफ इवेंट में आएंगी। लाइफ इवेंट बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सडन भी हो सकते हैं, धीरे धीरे भी हो सकते हैं। प्लान्ड मतलब जैसे एक न्यू घर लेना आपको प्लान्ड है वो, आपको स्कूल में आना है आपको प्लान्ड है, आपका एकदम स्कूल से निकाल दिया जाए वो अनप्लान्ड है, प्रेडिक्ट नहीं किया आपने, ब्रेकअप हो जाए वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। ये सारी की सारी है लाइफ इवेंट आपके, ठीक है। डेली हजल्स बेटा, इसको कई बार है ना सिंपली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डेली हजल और व्हाट इज ट्रॉमेटिक इवेंट। डेली हजल्स क्या होता है? जो डेली की आपकी डेली की लाइफ के अंदर जो चीज़ें घटती है, वो जो घटनाएं डेली की लाइफ में घटती है। आज लाइट नहीं आई, आज मेरे दोस्त के साथ लड़ाई होगी, आज उस टीचर ने मुझे थप्पड़ लगा दिया, आज उसने मुझे डांट लगा दी,
आज मेरे पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम डेली हेजल्स में आएगी। ट्रोमेटिक इवेंट कौन क्या होता है बेटा? ट्रोमेटिक इवेंट है पास्ट में कोई इवेंट हो गया। सपोज करो आपने किसी क्या गया गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, ठीक है, इस गाड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, इसके अंदर 2 बंदे थे, दोनों बीच में से कट गए, ठीक है। अब वो चीज़ जब आप क्लास में बैठे हो फिर भी आपको वही चीज़ आपकी आंखों के सामने आ रही है, जब आप घर में बैठे हो तब भी वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आ रही है, जब आप सो रहे हो तो उस चीज़ के आपके ड्रीम आ रही है, जब आप नॉर्मली कुछ सोचते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ वही इवेंट आ रहा है। ये होता है ट्रोमेटिक इवेंट। 1-2 दिन तक आए नॉर्मल है, लेकिन ये 6 महीने 12 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आपके साथ ये कंटिन्यू चल रहा है। इसको कारण जो स्ट्रेस हो रहा है ना उसको बोलते हैं ट्रोमेटिक इवेंट से रिलेटेड स्ट्रेस, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। अब तक हमने पढ़ा टाइप, कितने टाइप की है, कहाँ से स्ट्रेस आया, कहाँ कहाँ उसके साइन और सिम्टम अपन देख सकते हैं, लेजारस की थ्योरी क्या है, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ स्ट्रेस क्या है, हंसेले ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर, हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल फंक्शन मतलब हमारे कोग्निटिव लेवल पर। साइकोलॉजिकल फंक्शन में इमोशंस आएंगे। सबसे पहले हमारे इमोशंस पर, जब हमें स्ट्रेस हो रहा है किसी बात को लेके, सपोज करो आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके एग्जाम में कुछ नहीं आता, आपके 1 वीक बाद एग्जाम स्टार्ट है, पास होना आपके लिए ये लास्ट चांस है, वरना +2 दोबारा करनी पड़ेगी। अब आपके इमोशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके अंदर मूड स्विंग आएंगे, कभी आपको हंसना आएगा, कभी रोना आएगा, कभी आप खुश होंगे, कभी आप बहुत दुखी होंगे, कभी उसी बात पे गुस्सा करोगे, कभी गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है। आपका बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस है आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं क्या कर लूँगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपको इमोशन दिखाने हंसने वाली है, वहाँ आप रो रहे हो, जहाँ रोना है वहाँ आप हंस रहे हो, मतलब इमोशनल प्रॉब्लम, दूसरों के इमोशन नहीं समझ रहे, खुद के भी नहीं समझ रहे, इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। बेटा जहाँ भी फिजियोलॉजिकल नाम आ रहा है ना इसमें, उसमें हार्मोन्स की बात हो रही है, और हार्मोन्स इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछा जाता है, 4 हार्मोन दे देंगे, कौन सा रिलीज होता है कौन सा नहीं होता। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जब हमारे अंदर स्ट्रेस आता है ना, हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन कौन से? एड्रेनलिन और कार्टिसोल, ये 2 टाइप के हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी कब रिलीज करती है, जब एड्रिनल ग्लैंड से हुआ था, और एक आता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, कार्टिसोल है जो कब रिलीज करती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। इन इफेक्ट्स का इन जो हार्मोन्स है इनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या पड़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। जैसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा ना हमारी बॉडी से, ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें चेंज आ जाएगा, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनमें चेंज आ जाएगा। लेकिन जब ये छोटे टाइम के लिए हो रहा है, सपोज करो आपको आज स्ट्रेस हुआ है किसी बात को लेके, आज आपको जस्ट स्ट्रेस हो रहा है, आज आपके हार्मोन रिलीज हुए, क्यों, बॉडी को बैलेंस में लाना है, हार्मोन रिलीज करने पड़ेंगे बॉडी को, ठीक है, ये ओके। अगर शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा, आज हुआ कल हुआ, ठीक है। अगर ये चीज़ें डेली होने लग जाए, डेली लाइफ में होने लग जाए, हर रोज़ ऐसा कुछ हो रहा है, हर हफ्ते में 3 बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये आपकी बॉडी में डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे एम्पीएफ्रिन और नॉन एपीएफ्रिन है, ये अगर लॉन्ग टाइम तक होगा ना तो हार्ट रेट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जो लंग्स प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। कब? जब लॉन्ग टाइम तक। याद रखना बेटा, स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक रहेगा तभी आपको क्या है, ज़्यादा किस चीज़ की डैमेज की संभावना है। जब हार्मोन्स रिलीज हमारी बॉडी में 1-2 दिन के लिए हो रहे हैं, वो अच्छे हैं। क्यों है? क्योंकि वो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने में मदद कर रहे हैं। वही हार्मोन लंबे समय तक रहेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए खतरा बनेंगे, हमारी बॉडी में डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोग्निटिव इफेक्ट। कोग्निटिव लेवल क्या होता है, जहाँ से अपन डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजन फाल्टी लेने स्टार्ट कर देंगे। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप क्या जॉब में टिक पाओगे? आपको स्ट्रेस किसी बात को लेके हद से ज़्यादा स्ट्रेस लो आप, सपोज करो आपका ब्रेकअप हो गया, आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्या आप जॉब में टिक पाओगे? कभी नहीं टिक पाओगे। क्या आप घर में सही से बिहेव कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा, हर मेंबर के साथ आपकी लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी, जॉब में आपके बॉस के साथ लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी, टाइम पे काम नहीं मिलेगा आपका, फाइनेंशियल, अगर जॉब चली गई तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। किस कारण से? सिर्फ आपका स्ट्रेस हो रहा है।
लंबे समय तक किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस चल रहा है। नेक्स्ट है बिहेवियर इफेक्ट। बिहेवियर इफेक्ट क्या होगा, जिसको स्ट्रेस होता है ना बेटा, वो खाना खाना छोड़ देगा। चाहे छोटी बात है, चाहे घर की बात है, चाहे बड़ी बात है, कोई स्ट्रेस होते ही लोग क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। जब स्ट्रेस होता है ना, खासकर जेंट्स क्या करते हैं, कुछ न कुछ ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें लेना स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स, कॉफ़ी, सिगरेट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बिहेवियर पर क्या इफेक्ट आएगा, जो ड्रग्स वगैरह है, अल्कोहल वगैरह वो लेनी स्टार्ट कर दी, ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया बंदे का, कोऑर्डिनेशन पुअर हो गया, थकावट आना स्टार्ट हो जाएगी, नींद या तो ज़्यादा आएगी या बिल्कुल ही नहीं आएगी, वर्क परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बिहेवियर प्रॉब्लम में आएगी। अब नेक्स्ट है बेटा टॉपिक, सीधी सी बात पढ़िए बेटा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके अंदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चेंज हो जाए स्टार्ट हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। तीसरी चीज़, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कोग्निटिव में। चौथी चीज़, आपके बिहेवियर चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात की है। ठीक है, स्ट्रेस का क्या क्या इफेक्ट होता है, स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी हेल्थ है उस पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखना बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे कल एग्ज़ाम है, आज वो बीमार हो जाएंगे, पता है रीज़न क्या, स्ट्रेस है। किसी को उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी, किसी के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, किसी के सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। फिर मम्मी क्या करती है, मम्मी दो लगाती है और स्कूल में भेज देती है। पर ये बेटा हकीकत है, उनको फील होती है ये चीज़, उनको फिजिकल बीमारियाँ होती है, किस कारण, स्ट्रेस के कारण होती है। ठीक है, वो एक चीज़ और नोट करना अपने आसपास, जो लोग हैप्पी नहीं है ना, अनहैप्पी है, हर बात को लेके दुखी रहते हैं, बहुत दुखी आत्मा टाइप के, उनको बीमारियाँ ज़्यादा होती है बजाय कि जो हेल्दी पीपल है, जो हैप्पी पीपल है। ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस का इफेक्ट रहता है तो फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं है फिजिकल पर नहीं पड़ेगा, साइकोलॉजिकल पर, साइकोलॉजिकल अभी अभी देखा है पानी, फिजिकल जो हम बीमार रहना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेस के अंदर एक आता है बर्नआउट इफेक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का फेवरेट है, पूछते होते हैं। बर्नआउट इफेक्ट क्या होता है, जब हम फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली, हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे, बिहेवियर सही नहीं कर पा रही, हमारे अंदर हार्मोन रिलीज हो रही है, हमारे अंदर इमोशंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इमोशनली हम बिहेव नहीं कर पा रहे, फिजिकली हम बीमार पड़ने स्टार्ट हो गए, उसको जब हर टाइप से हमने गिव अप कर दिया, फिजिकली साइकोलॉजिकली जैसे जैसे आप कोप कर सकते थे, हर टाइप से गिव अप कर दिया, उसको बोलते हैं बर्नआउट इफेक्ट। बर्नआउट इफेक्ट क्या होता है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली खुद को गिव अप कर देना, वो होता है बर्नआउट इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो हम बीमार रहना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर बीपी, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। 50 से 70% पीपल ऐसे हैं जो हमारे वर्ल्ड के अंदर क्या है, स्ट्रेस से इफेक्टेड है। स्ट्रेस जिनको घेर रखा है, स्ट्रेस के कारण जिनको फिजिकल बीमारियां हो रही है, 50 से 70% लोग ऐसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं गैस मॉडल ऑफ स्ट्रेस। गैस मॉडल जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल किसने दिया, वो हंसेले ने। हंसेले कौन था, फादर ऑफ स्ट्रेस था, जिसने क्या बोला था, ये बोला था कि सब लोगों में एक स्ट्रेसर आपके सामने आएगा ना, एक इवेंट आएगा, सब लोग उसके प्रति क्या करोगे, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दोगे। इसने एनिमल्स पर स्टडी की, बहुत सारे एनिमल्स पर, उनको एक्सरे से गुजारा, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए, उनको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में रख के देखा, और उसने क्या ऑब्जर्व किया उनमें कि सारे के सारे है ना सेम एक सिचुएशन आप प्रोवाइड करते हैं, सारे एनिमल सेम रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन आपको बताया था अदर साइकोलॉजिस्ट आए हैं ना, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज भी किया, इसको इसी कारण से क्रिटिसाइज भी किया। इसने 3 स्टेजेस दिए, किसमें, गैस मॉडल में। अलार्म रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन का मतलब क्या है, जब भी हमारे सामने स्ट्रेसर आता है, सपोज करो बेटा मुझे बनाना नहीं आता, आप सपोज ही कर लेना। ठीक है, ये आपके सामने एक कुत्ता है, ठीक है, ये है आपके सामने कुत्ता। अब आपको पता लगा कि ये कुत्ता है ना, ये किसी को भी काट सकता, बहुत खतरनाक कुत्ता है, ये पहले भी बहुत सारे लोगों को काट के है। आपके सामने कुत्ता आया, अब आप क्या करोगे, आप या तो फाइट करोगे या करोगे फ्लाइट। जब इस कुत्ते को देखोगे तो आपके जो, जब आपको जो स्ट्रेस होगा, जो घबराहट होगी,
उस टाइम जो हार्मोन्स आपके अंदर कुछ रिलीज होंगे, ठीक है। जो एड्रिनल प्यूटिटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है ना, वो हार्मोन्स को एक्टिव करेगा बेटा। एड्रिनल प्यूटिटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है ना, ये किस में होता है? अलार्म में होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स प्यूटिटरी सिस्टम क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन कैसे प्रोड्यूस करेगा? जो या तो आपको फाइट करने के लिए या फ्लाइट के लिए। अगर आप भागोगे या इससे लड़ोगे, दोनों सिचुएशन में ये एक हार्मोन रिलीज करती है। क्या? एड्रिनल प्यूटिटरी कॉर्टेक्स। ये है अलार्म स्टेज। अब सपोज करो आपने फाइट करने की, फ्लाइट, आप फाइट कर रहे हो उससे या भाग रहे हो, ठीक है। अब आएगी सेकंड स्टेज रेजिस्टेंस की। अब आप कंटिन्यू भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, या लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो इससे, ठीक है। अब क्या होगा? जब ये लंबे समय तक चलेगा, ऐसा कि लंबे समय तक भाग रहे हो, तो आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये आपने साइंस में पढ़ रखी है सारी टर्म्स, ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या भेजेगा? एक तरीके से ज़्यादा हमारी बॉडी को क्या भेजेगा कि बॉडी को एक तरीके से ज़्यादा खतरे के अलार्म भेजेगा कि आप इस अपने पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनका यूज़ करो। जितना तेज़ भाग सकता है भाग, पेड़ पे चढ़ सकता है पेड़ पे चढ़, अगर कुछ पत्थर वगैरह मिले तो फेंक के मार, कुछ ही कर, जितने तेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल, इस कुत्ते से बचने के लिए तू कर। एग्जॉशन स्टेज आएगी। अब आपने हर काम कर लिया। भागने की एक लिमिट होती है हर आदमी की। हम कोई बाइक तो है नहीं जो भागती जा रही है कंटिन्यू, एक लिमिट है। अब हमने गिव अप कर दिया, थक गए, हार गए, ये कुत्ता हमसे रे पीछे से नहीं हटा और ना हमें कोई बचाने वाला मिला। अब हमने गिव अप कर दिया कि ले भाई खा ले। वो होता है एग्जॉशन। जब हमारी अलार्म स्टेज चली जी, जब हम फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स रेडी होता है हमारा। जब हमारा रेजिस्टेंस स्टेज चल गया, जब हम कंटिन्यू फाइट और फ्लाइट कर रहे हैं, उसके बाद आता है एग्जॉशन स्टेज, जिसके अंदर हम गिव अप कर देते हैं और हमारी बॉडी है वो बीपी, हार्ट डिजीज वगैरह से क्या है, गिर जाती है, ठीक है। एग्जॉशन में एक क्वेश्चन पूछा भी गया पीछे, बीपी और हार्ट डिजीज वगैरह है वो किस स्टेज में होती है? किसके? गैस मॉडल के। गैस मॉडल के एग्जॉशन स्टेज में होती है, जब हमने गिव अप कर दिया। उसके बाद है, इस मॉडल को क्रिटिसाइज भी किया गया बेटा। क्रिटिसाइज क्यों किया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, उनकी बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा तीनों में, यहाँ भी हमारी बॉडी से रिलेटेड है, कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, यहाँ भी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जो बॉडी को मैसेज भेज रहा है, यहाँ भी जब गिव अप कर दिया तो बीपी वगैरह हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल बोलते हैं, वो है। साइकोलॉजिकल यहाँ कुछ भी बात नहीं हुई। इसके इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया कि यहाँ साइकोलॉजिकल चीज़ों का रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस द कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? कोपिंग क्या होता है? कोपिंग क्या होता है? जो आपके सामने जो स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी इवेंट आया, जो सिचुएशन आई है, उसके प्रति जो आप स्पेसिफिक रिएक्शन देते हो, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हो, ताकि आप उससे छुटकारा पा सको, कोप कर सको, उसको बोलते हैं कोपिंग। सपोज करो आपके सामने कोई सिचुएशन आई है, उसमें आपने करेक्ट रिस्पॉन्स क्या दिया, जिसके द्वारा जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो कम हो गई। एग्जाम आया, आपने एग्जाम के प्रति ऐसा क्या रिस्पॉन्स दिया कि एग्जाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो आपका कम हो गया। सबसे पहले पर्सन आए एल्डर एंड पार्कर। एल्डर एंड पार्कर ने कोपिंग स्ट्रेटेजीज दी है, ठीक है। एक अपनी कोपिंग के ऊपर है, एक तरीके से थ्योरी दी है। इन्होंने 3 टाइप की कोपिंग स्ट्रेटेजीज बताई है। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज क्या होता है बेटा? अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, एक एग्जांपल लेके चलो। आपके घर में मैरिज है, सॉरी आपकी किसी फ्रेंड की मैरिज है। सेकंड एग्जांपल है, आपके एग्जाम है, आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड में आप क्या करोगे? आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। आपके लिए जो फ्रेंड की मैरिज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेस हो रहा है, मैरिज में जाऊँ, एग्जाम की तैयारी करूँ, या जो बीमार है उसको लेके हॉस्पिटल जाऊँ। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। प्रायोरिटी क्या है? अगर मैरिज है, एग्जाम है, या कोई बीमार है, वो है, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी सपोज करो, जरूरी नहीं है जो बीमार है वही होगा, जरूरी नहीं है एग्जाम ही होगा, जरूरी नहीं है मैरिज ही होगा। हर बंदे की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। जैसे सपोज करो आपकी प्रायोरिटी मैरिज है, आपने, या फिर ये सोचो एग्जाम है, आपने पहले स्टडी की। सेकेंडरी आपके लिए जो बीमार है वो बंदा है। थर्ड आपके लिए क्या है? फ्रेंड की मैरिज है। आपकी स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सेकंड है इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज। इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज में क्या करते हैं? आप होप को मेंटेन करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलो, अगर किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाए,
उस टाइम वो क्या करती है, मोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज अपनाती है। किस तरीके से, उस टाइम वो खुद को दिलासा दे रही है कि अगर उसके छोटा बच्चा है, हमने अपनी सोसाइटी में ये बहुत देखा है, उसके छोटा बच्चा है वो खुद के इमोशंस को क्या कर रही है, इमोशंस पे कंट्रोल कर रही है, खुद को होप दे रही है, आशा दे रही है कि ये बच्चा ये बड़ा हो जाएगा, मैं इसके सारे ज़िंदगी काट लूँगी। उस बच्चे की तरफ देख के वो खुद को कंट्रोल करती है, खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही है, खुद के इमोशन चेंज कर रही है, होप उसकी एक आशा लगा रही है। नेक्स्ट है अवॉइड ओरिएंटेड। अवॉइड ओरिएंटेड क्या स्ट्रेटेजीज क्या करेगी, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है ना उसको अवॉइड कर देना, मतलब उसके ऊपर वो फोकस ही नहीं करेगा, ठीक है, वो बंदा उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लेजारस और फोकमैन। लेजारस और फोकमैन ने क्या दिए, इन्होंने दो टाइप की कोपिंग स्ट्रेटेजीज बताई है, प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशनल फोकस्ड। सपोज करो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, ठीक है, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, एग्जाम्पल लेके चलो, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, ठीक है, लंबा ट्रैफिक जाम है। प्रॉब्लम फोकस्ड क्या बोलती है स्ट्रेटेजी, जैसे आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो, आपकी गाड़ी यहाँ फंसी हुई है, ठीक है, आगे पीछे गाड़ियाँ, अब आप क्या देखोगे, आप देखोगे कहीं आगे से कोई शॉर्टकट तो नहीं जा रहा, थोड़ी सी आगे गाड़ियाँ जाएगी तब मैं यहाँ से निकल लूँगा, ठीक है। आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रही हो, ओनली प्रॉब्लम पे अटैक कर रही हो, उस पर फोकस कर रही हो। इमोशनल फोकस स्ट्रेटेजीज क्या बोलती है, हम अपने इमोशंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सेम इसी एग्जांपल में फिट बैठाते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर आप फंसी हुई हो, आगे ट्रैफिक है पीछे ट्रैफिक है, आप प्रॉब्लम फोकस्ड ना अपना के इमोशनल फोकस स्ट्रेटेजीज अपनाते हो, तब क्या करते हो, आप जो ये गाड़ी में बैठे हो ना यहाँ, या तो आप म्यूजिक स्टार्ट कर लोगे ताकि जो आप इरिटेट हो रही हो, जो आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। या फिर आप क्या करोगे, अपना कोई पॉडकास्ट लगा लिया, किसी के साथ फ़ोन पे बातें करना स्टार्ट कर दी, म्यूजिक बजा लिया, कोई दोस्त साथ में बैठा उससे बातें स्टार्ट कर दी। अपने इमोशन, जो नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं उनको लिमिटेड करके उनको चेंज करने की कोशिश करोगे, उनकी लिमिट फिक्स करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस्ड में आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। थैंक यू बेटा, समझ आया तो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस का हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा आपने देखा होगा अपने आसपास, कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चों को कि जिस दिन एग्जाम है ना उस दिन वो बीमार पड़ जाएंगे, उनको उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी, उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के किसी पार्ट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ये सब किस कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है। आप अपने आसपास गौर करना बेटा, अपने आसपास जितने लोग हैं ना उनको ध्यान से देखना, जिनके जो ज़्यादातर बीमारियों की शिकायत करते हैं ना, आप देखना उनकी लाइफ में जो अनहैप्पी होती है ना, उनको ज़्यादातर फिजिकल इलनेस होती है। जो लाइफ में संतुष्ट होता है, हैप्पी होता है, उसको फिजिकल इलनेस उतनी ही कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, व्हाट इज बर्नआउट इफेक्ट। बर्नआउट इफेक्ट क्या होता है, बर्नआउट इफेक्ट होता है बेटा जब कोई बंदा मतलब फिजिकली रूप से गिव अप कर दे कि अब मुझसे और सहन नहीं होता, साइकोलॉजिकल रूप से गिव अप कर दे, इमोशनली रूप से गिव अप कर दे, फिजिकली इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन है, वही कहलाता है आपका बर्नआउट। स्ट्रेस है वो इम्यूनिटी सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम पर कैसे इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका वीक है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आप बीमार रहना स्टार्ट कर दोगे, वो इम्यूनिटी सिस्टम पर इफेक्ट करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम पर इफेक्ट करेगा तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो आप बीमार रहना स्टार्ट कर दोगे, आपको बीपी, हार्ट रेट तेज हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 50 से 70% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको क्या है, जिनको स्ट्रेस रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस है उसका हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी है ना उनको बाहर के अटैकर से क्या करता है, बचाता है, जो आउटसाइड अटैकर्स है, जो वायरस वगैरह उनसे, ठीक है। एक स्टडी की जाती है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको नाम में देखो बेटा, साइको मतलब साइकोलॉजी, मतलब हमारे माइंड, न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, इम्यूनो मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है, माइंड, ब्रेन और इम्यूनिटी सिस्टम के बीच में लिंक है, उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जो स्ट्रेस है ना, मेन किसके ऊपर अटैक करता है, हमारा WBC वाइट ब्लड सेल है, उसके ऊपर। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है बेटा, हमें स्ट्रेस से बचाना, सॉरी हमें किससे, वायरस से बचाना, जिसके ऊपर स्ट्रेस अटैक करके जिसको कमजोर कर रहा है। वाइट ब्लड सेल है ना, उसमें 3 सेल्स होती है मेन, T सेल और T हेल्पर सेल। T सेल क्या करती है, जो बाहर से जो इन्वेंडर्स है, इन्वेंडर्स क्या होता है बेटा, जो बाहर से वायरस आ रहे, जैसे कोरोना टाइम में जो कोरोना का जो वायरस था ना वो बाहर से आ रहा था, उससे लड़ने में हेल्प कौन कर रहा था,
टी सेल। टी हेल्पर सेल क्या होती है बेटा? टी हेल्पर सेल क्या होती है बेटा? जो एच आई वी मतलब एड्स वगैरह है, उन चीज़ों से, इनकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान कर लेना बेटा, एड्स की, एच आई वी की। ठीक है, एच-आई-वी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इनसे निपटने में टी हेल्पर सेल अब मेरी मदद करता है। जब एड्स होता है ना या एच-आई-वी होता है किसी बंदे को, तो उसकी जो टी हेल्पर सेल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके कारण उसकी बीमारियां घेर लेगी। बी सेल, बीटा सेल है, बीटा सेल क्या करती है? बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में, जो हमारे बाहर से आने वाली बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लड़ती है जो। नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल, जो वायरस है और ट्यूमर है उनको खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, हाई जब जब हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है ना, तो वो मेन अटैक करता है सीधा नेचुरल वाइट WBC के नेचुरल किलर सेल पर। नेचुरल किलर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, एक चीज और देखी गई है बेटा, जब किसी बंदे को स्ट्रेस होता है ना, उस टाइम अगर उसका सोशल सपोर्ट अच्छा है तो उसका स्ट्रेस है ना वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर उसके पास सोशल सपोर्ट अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, ये चीज़ भी स्टडी में शो हो चुकी है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करता है, स्वस्थ रहता है। बजाय कि हेल्दी सिर्फ खाना खाने के, हमारे रिलेशनशिप्स है, हमारा जो लोगों के साथ जो एक तरीके से बिहेवियर है, वो बहुत हद तक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। जिस बंदे की जैसी लाइफस्टाइल है ना बेटा, स्ट्रेस उसी अकॉर्डिंग आता है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके डिसीजन उसी अकॉर्डिंग होगी। आप किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, क्या खाते हो, हेल्दी डाइट लेते हो या नहीं लेते, स्मोकिंग करते हो, ड्रग्स लेते हो, कितना सोते हो, सोते कम हो, दूसरों अदर एक्टिविटीज़ में कितना करते हो इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें ना ये आपके लाइफस्टाइल के अंदर इन्वॉल्व होती है, जो आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है। एक स्टडी हुई है, स्टडी में क्या देखा गया है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं ना उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, बजाय कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर आप डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये क्या है? पॉजिटिव थिंक आपके लिए। पॉजिटिव थिंक क्यों है? क्योंकि उसके द्वारा आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपको स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमारी लाइफ में स्ट्रेस एक साइलेंट किलर की तरह है। साइलेंट किलर मतलब एक तरीके से बंदे को वो मार है, किलर है, मार तो रहा है अंदर से, पता नहीं लग रहा, धीरे धीरे वो बंदे को खत्म कर देगा। ठीक है, स्ट्रेस है ना उसके द्वारा हमारे अंदर बहुत सारे फिजिकल इलनेस भी आती है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, और इसके द्वारा कैंसर वगैरह भी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सबसे पहले हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जिसके द्वारा हम स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स मतलब बॉडी को रिलैक्स करना। रिलैक्स आप कैसे करोगे बेटा? जब रिलैक्सेशन टेक्निक की बात आती है तो हम जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे पैर है, पैरों से स्टार्ट करते हैं रिलैक्सेशन और अपर पार्ट तक जाते हैं, धीरे धीरे फेशियल वगैरह जो मसल्स हैं उनको भी अपन रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। डीप ब्रीथिंग का यूज करते हैं अपन, प्लस रिलैक्सेशन। जब हम ये रिलैक्सेशन मिल रही है ना, जब हमारे बॉडी को रिलैक्स किया जा रहा है, तब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं। किस लिए? ताकि हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए और हमारा माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाए और हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाए, ताकि हमें स्ट्रेस है उससे रिलीफ मिल जाए। सेकेंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन टेक्निक्स क्या होता है? मेडिटेशन करना मतलब ध्यान करना, किसी चीज़ पर ध्यान देना। जैसे आपने किसी एक वर्ड का उच्चारण कर लिया, जैसे ओम, या फिर कोई और वर्ड या कोई पॉइंट को देख रहे हो, आप किसी चीज़ पर ध्यान लगा रहे हो, ताकि आप है ना जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही है, जो चीज़ें आपका ध्यान भटका रही है, उन चीज़ों से आपको क्या कर दे, आप अनअवेयर हो जाओ और आप अपने कॉन्शियस लेवल पर क्या करो, ध्यान दो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ताकि स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ से चला जाए। नेक्स्ट टेक्निक है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसके जो हमारे स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं आप बायोफीडबैक के 3 स्टेप्स होते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बंदा है जिसको क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी घर में बात हुई, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी क्या है, बीपी हाई हो जाना।
ठीक है। उसका बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा खुद की एक्टिविटी से, कि तुझे कोई बंदा ये बात बोलता है तब तेरा बीपी हाई होता है, तुझे घर में कोई कुछ भी बोलता है तेरा बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चल गया, हम अवेयर हो गए भी मेरा बीपी किस कारण से कम हो रहा है, किस कारण से ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अपन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो बीपी, मैं अपना बीपी कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक दिन देखा कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ ना तो मेरा बीपी कंट्रोल आ जाता है बिना दवाई खाए भी। या सपोज करो उसने देखा कि मैं अगर सॉन्ग सुनता हूँ या बाहर फ्रेंडों के साथ चला जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो मेरा बीपी कंट्रोल आता है। कंट्रोल करने की टेक्निक आ गई उसके पास। थर्ड होती है ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग मतलब अब उसका दोबारा से घर में कोई बात हुई, दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन आई, उसका बीपी फिर से हाई हुआ या लो हुआ, उस टाइम वो सेम चीज़ को दोबारा से अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में और उसका बीपी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, ये होती है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए। अपन सीबीटी में कोग्निटिव एस्पेक्ट के लिए भी पढ़ेंगे बेटा। ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए सबसे पहले आप अवेयर होगी कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे भी किस चीज़ के द्वारा वो कंट्रोल हो रही है। उसके बाद ट्रांसफरिंग करोगे, जिस चीज़ से वो कंट्रोल है उसको लाइफ में बार 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 यूज करोगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है, विजुअलाइज करना, किसी चीज़ की इमेजिनेशन करना, इमेजेस फिट करना। सपोज करो कल आपको क्लास में कोई टॉपिक प्रिपेयर करके लाना और आपको पढ़ाना है। सपोज करो आपको होमवर्क मिला है, ठीक है। अब आप पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। कब तक? जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे उस चीज़ को। अब आपकी हैबिट नहीं है पढ़ाने की, आपको टॉपिक आपको अच्छे से आता है, लेकिन आपको सारे बच्चों के सामने खड़े होकर उस टॉपिक को पढ़ाना है, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम चांस हो जाएगा आप परफेक्ट पढ़ा पाओ बिना डरे। लेकिन जब आप इस चीज़ को विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करने का मतलब है इस चीज़ को इमेजिन करो कि आपके सामने क्लास भरी पड़ी है, उस अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, माइंड में उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो पहले से, देन आपके लिए वो टॉपिक प्रिपेयर करना ईजी हो जाएगा और आपको जो स्ट्रेस हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक किसने दी है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स में भी अपन ने क्या दिया है, 3 फेज दिए। कितनी? 3 मेन फेजेस दिए। सबसे पहले असेसमेंट, सेम वही चीज़ है। ये किस लिए थी? वो फिजियोलॉजिकल के लिए। ये किस लिए है? वो ये हमारे अंदर जो इरेशनल थॉट्स आते हैं ना, जो गलत बेतुके बेफालतू के थॉट आते हैं, मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बंदा कभी धोखा ना दे दे, मुझे वो कभी मार ना दे, वो इरेशनल बेफालतू के बेकार से थॉट आ रही है, उनको ठीक करने के लिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसमें मेन 3 पॉइंट है। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब असेस करना, खुद को पहले असेस करेगा कि मेरे अंदर कौन से नेगेटिव थॉट आते हैं, किस थॉट को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, कौन से इरेशनल थॉट आ रहे हैं। ठीक है, इरेशनल थॉट बेटा बहुत सारे लोगों में आते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आप अब उस थॉट को, मतलब जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने की टेक्निक्स अपनाओगे। अब वो थॉट आ रही है, उस टाइम आप खुद के लिए कोई टेक्निक अपनाओगे। जैसे आपने खुद को एक तरीके से कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाने में क्या कर लिया, खुद को मसरूफ़ कर लिया। ठीक है, खुद उसमें बिजी हो गए। अब पेंटिंग बना रहे हो, आपका सारा ध्यान जो थॉट आ रही है वो खत्म हो गए, आपकी खुद की क्रिएटिविटी पे चला जाएगा। ठीक है, समझ रही हो बेटा? अब उसी चीज़ को लास्ट आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसी चीज़ को अप्लाई करना। बार बार जब भी आपको नेगेटिव थॉट आया, आप पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, मेहंदी लगाना किसी को पसंद है, मेहंदी लगाना पसंद स्टार्ट कर दिया, किसी को कोई गेम खेलना पसंद है, आपने वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, आपका माइंड वहाँ बिजी हो जाएगा। जो इरेशनल थॉट है वो वहाँ से चेंज होके आपको जो जिस क्रिएटिविटी में आप जा रहे हो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है? अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ना तो आपकी हार्ट रेट भी ठीक रहती है, आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी ब्रीथिंग भी अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। ठीक है, और आपका वेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, साथ के साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा। वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये सारी की सारी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। ठीक है, आपको कम से कम, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं बेटा, कम से कम हफ्ते में 1 वीक में 4 टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर टाइम 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। समझ आया? तो थैंक यू बेटा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। हम कैसे पॉजिटिव हेल्थ बना सकते हैं, हम कैसे प्रमोट करें कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे।
सबसे पहले है स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी। स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी क्या होती है, कोबासा नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने दी है। इसने बताया कि हम अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जिनके अंदर स्ट्रेस तो हाई लेवल का होता है, लेकिन इलनेस नहीं होती, बीमारियां नहीं होती उसके अंदर। उसके पीछे क्या राज है, वो स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी है जिनमें बीमारियां कम है और स्ट्रेस ज़्यादा है। ठीक है, उसके पीछे 3 CS काम करते हैं। वो हार्डीनेस पर्सनैलिटी, हार्डीनेस पर्सनैलिटी मतलब उसको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ है, कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बहुत आई है। ठीक है, उसके अंदर 3CS काम करते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंजेस। कमिटमेंट मतलब उस जो बंदा वो हार्डीनेस पर्सनैलिटी का बंदा है ना, वो क्या करेगा, अगर खुद की लाइफ में कोई कमिटमेंट कर दी, उस कमिटमेंट पर वो खरा उतरेगा। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, उसके अपने लाइफ के एक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है। चैलेंजेस का क्या होता है, मतलब जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है ना, जिसको एक बंदा इस सिचुएशन को इस तरीके से लेता है, हाय अब मैं क्या करूँगा, मैं तो अब बर्बाद ही हो जाऊँगा, मैं तो अब ख़त्म ही हो जाऊँगा, ये काम तो मुझसे होना ही नहीं है, ये इतना इतना काम होने वाला थोड़ी है। वो उसको चैलेंज के रूप में लेगा। चैलेंज के रूप में लेने का मतलब उस काम को वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी उसके चैलेंज के रूप में लेगा तो उसी काम के अंदर, और क्या करेगा, वो उस काम को ईजिली कर लेगा और उसके अंदर इलनेस होने के चांसेस कम होते हैं। आई बात समझ में, कोबासा ने दी है हार्डीनेस पर्सनैलिटी क्या होती है, 3CS क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है अपना लाइफ इवेंट्स, लाइफ स्किल्स। सॉरी, लाइफ स्किल्स क्या होती है, जो हमें एवरीडे लाइफ के अंदर कोप करने की, जो चैलेंज आ रहे हैं उनसे कोप करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको बोलते हैं अपन लाइफ स्किल्स। ठीक है, बहुत सारी लाइफ स्किल्स है जो आप आगे एक्सप्लेन कर रखिए, आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइफ स्किल है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है कि आपके अंदर जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, दूसरों के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन की एक स्किल है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव भावनाएं आ रही है ना, वो लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वो होता है असर्टिवनेस। ठीक है, जिसके जो असर्टिव बंदा है ना, उसकी सेल्फ एस्टीम भी हाई होगी और उसकी खुद की आइडेंटिटी है वो भी स्ट्रोंग होगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जो बंदा अपने एक सेंट्रल प्रिंसिपल पर काम करता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपना जो टाइम है ना वो स्पेंड किस तरीके से करते हो। जो बंदा अपना टाइम अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और कुछ अचीव करने के लिए अपने गोल्स को और वैल्यूएबल चीज़ों में जो अपना टाइम स्पेंड करता है ना, उसको स्ट्रेस उतना ही कम होगा, उसकी जो हेल्थ है वो उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी, बजाय कि जो टाइम अपना वेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग और इरेशनल थिंकिंग क्या होती है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। रेशनल थिंकिंग है लॉजिकल सोचना, जो बात है एक्चुअल में वही सोचना। इरेशनल थिंकिंग क्या होती है, आप सोच रहे हो मुझे अगर कल को बीमारी होगी तो, मेरे बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया तो, मैं जॉब पे लगा उसके बाद मुझे निकाल दिया गया तो, मेरे पास पैसे आ गए वो चोर ले गए तो, वो इरेशनल थॉट है बेटा। रेशनल थॉट क्या होता है, जो आप लॉजिकली सोच रहे हो किसी चीज़ को, जो है एक्चुअल में उस चीज़ को उसी तरीके से सोच रहे हो, वो है रेशनल थॉट। ठीक है, जो बंदा इरेशनली सोचता है, नेगेटिव थॉट रखता है, उसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब भी रहता है। जो रेशनल थॉट वाला रेशनल थिंकिंग है ना, वो भी कुछ प्रिंसिपल्स है जिस पे काम करती है। रेशनल थॉट्स है ना, वो क्या करेंगे, जो थिंकिंग हमारी जो गलत थिंकिंग है, रेशनल बिलीफ है, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट है ना, उनको ख़त्म कर देंगे और पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, इम्प्रूव रिलेशनशिप मतलब आप अगर आपकी रिलेशनशिप आप अच्छे रखते हो, ठीक है, या आप इम्प्रूव करते हो, उसके द्वारा भी आपके पॉजिटिव हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके से, अगर आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए मेन, जो रिलेशनशिप है ना उसको अच्छे रखना है। चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है, चाहे वो आपके आपस में फ्रेंड्स की है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए, लिसनिंग पावर होनी चाहिए, मतलब सुनना आना चाहिए, आप सुन सको किसी चीज़ को। ठीक है, आगे वाला क्या बोल रहा है, चाहे वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, सुनना सीखो, उसको एक्टिवली सुनो। उसके बाद एक्सप्रेसिंग मतलब अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने आने चाहिए। उसके बाद जो बंदा आगे वाला बोल रहा है उसके ओपिनियन है ना, जो ओपिनियन और फीलिंग है, चाहे वो गलती क्यों ना, उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वो होता है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट होता है सेल्फ केयर क्या होता है, खुद की केयर करना, खुद के हेल्थ की केयर करना, चाहे वो फिजिकली और इमोशनली है। ठीक है, ताकि आप एवरीडे लाइफ के अंदर जो फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेस आ रही है ना, उनको टैकल कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अगर आप खुद की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस कम होगा, उसको टैकल करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनहेल्पफुल हैबिट्स है उससे ओवरकम करना। जब है ना स्टार्टिंग में किसी को स्ट्रेस होता है, अगर वो ड्रिंकिंग स्टार्ट करता है, पिल्स वगैरह खाना स्टार्ट करता है, ड्रग्स स्टार्ट करता है, उस टाइम उसको बहुत संतुष्टि मिलती है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होती है। अगर ये अनहेल्पफुल हैबिट है ना, ये डेली के लिए कंटिन्यू हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तरीके से खतरा लेके आती है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो करके आती है। ठीक है, इसके अंदर हमें 3 टाइप की अनहेल्पफुल हैबिट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है परफेक्टिज्म, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर कोई चीज़ परफेक्ट चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, शाम दाम दंड भेद हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए, उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। सेकंड स्ट्रेटेजी अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या है, मतलब अवॉइड करना, वो हर चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, वो किसी के ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहते, हर चीज़ उनके लिए अवॉइड करो अवॉइड करो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ के अंदर क्या करते हैं आप, पॉजिटिव हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है, एमसीक्यू में बेटा कई बार पूछ लिया जाता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल, सोशल कर दोगे, स्पिरिचुअल तो हमने पढ़ा ही नहीं मैडम, स्पिरिचुअल बेटा ध्यान कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में पॉजिटिव हेल्थ के अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ भी बोली गई है। अगर स्पिरिचुअली भी अच्छे हो, फिजिकली भी अच्छे हो, मेंटली भी अच्छे हो, सोशल भी अच्छे हो, देन आपकी हेल्थ पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हेल्थी बॉडी होगी तो रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और आप अपनी जो लाइफ है उसके पर्पज़ के बारे में क्या करोगे, क्लियरली सोच सकते हो, उनका पूरा कर सकते हो। ठीक है, और उसके द्वारा आपका सोशल सपोर्ट भी अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है डाइट। डाइट क्या होता है, डाइट के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, हमारी मसल्स है उनके अंदर सर्कुलेशन क्या होता है, इंप्रूव होता है, हम बीमार कम होते हैं। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है। हमें कम से कम दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। ठीक है, खाना किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलती भी खाना सारे इक्वल खाओ, 3 बार। 3 बार खा रहे हो तो 3 बार कितना खाओ, वो जेनेटिक मेकअप के ऊपर भी डिपेंड करता है भी आपके जेनेटिक मेकअप कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपका क्लाइमेट कैसा है, आप एक्टिविटी कितनी करते हो। आप बेड से हिलते ही नहीं, आप 3 बार मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हैवी खाना खा रहे हो, वो आपके लिए नुकसानदायक है। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको पता है हर जगह यूज होती है, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक बात है हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, फिटनेस और हेल्थ का वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, आपके अंदर टेंशन कम होगी, एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा। कौन कौन सी पॉजिटिव एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, अगर आप चीज़ों को परसीव कर रहे हो, जो रियलिटी है उसको परसीव कर रहे हो, आपका लाइफ जो आपका व्यू पॉइंट है दूसरों के बारे में वो आपका पॉजिटिव है। अगर आप खुद को क्रेडिट दे रहे हो किस बात के लिए, अच्छा काम किए, खुद को ही ब्लेम कर रहे हो किस बात के लिए, अगर आप फेलियर किया आपने, कहीं आप फेल हो गए, खुद को ब्लेम कर रहे हो मेरे कारण ही मैं रह गया, खुद को क्रेडिट दे रही हो कि मैंने अच्छा किया तो मैं रह गया, वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग है ना वो एक तरीके से स्ट्रेस से लड़ने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप आशावादी होगे, आशावादी मतलब ऑप्टिमिज्म होगा आपका। ठीक है, ऑप्टिमिज्म कौन सा पर्सन होता है, जो ये सोचता है कि जो लाइफ के आउटकम है ना, जो कुछ हुआ है ना अच्छे के लिए हुआ है, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। अगर आप फेल भी हो जाओगे तो ये सोचोगे जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जरूर कुछ ना कुछ इससे अच्छा मेरे लिए लिखा है, दैट्स वाई मैं फेल हो गया, बजाय के टूटने के आप डबल एफर्ट करोगे। जो ऑप्टिमिस्ट होता है ना उसके अंदर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़्यादा वो होता है, उसके प्रति ज़्यादा वो रखता है। पेसिमिस्ट कौन सा होता है, जो प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको इग्नोर कर दे। अब सपोज करो आप एग्जाम में फेल होगी, जो ऑप्टिमिस्ट होगा ना वो ध्यान करेगा तो किस कारण से फेल हुआ। पेसिमिस्ट क्या करेगा, वो क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, वो बस दुखड़े लेके बैठ जाएगा, वो उस चीज़ को सोचेगा ही नहीं। नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट्स मतलब आपको लोगों का सपोर्ट कितना है, जितना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट होगा आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। सोशल सपोर्ट 2 टाइप का होता है मेनली, एक होता है परसीव्ड सपोर्ट। परसीव्ड सपोर्ट मतलब क्वालिटी कैसी है आपके सपोर्ट की, मतलब आपके पास 10 फ्रेंड है, सपोज करो एक एग्जांपल लेके चलो, आपके पास कितने हैं 10 फ्रेंड्स है। ठीक है, 10 फ्रेंड है या 50 फ्रेंड है, सपोज करो 50 फ्रेंड है, जब आप फंस गए तो क्वालिटी कैसी है कि ये आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। ठीक है, परसीव्ड में क्या है
कि वो अपनी जान जोखिम में डाल के या खुद को वो दाव पे लगा के वो आपको निकाल देंगे, इसका क्या एक तरीके से प्रूफ है। ठीक है। सेकंड है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क मतलब आपके फ्रेंड कितने, आपके फ्रेंड 1000 है, 2000 है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, मतलब ये जोखिम में कितना डाल सकते हैं, क्वालिटी की क्वांटिटी कितनी है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेस कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा सोशल सपोर्ट होगा उतना स्ट्रेस कम होगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, अगर उसके क्लोज फ्रेंड है, कम चांसेस होती है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम क्या करे, डिप्रेशन में चली जाए या उसको कोई और प्रॉब्लम हो। ठीक है, स्ट्रेस हो जाए उसको हद से ज़्यादा, लेकिन फ्रेंड नहीं होती, उसको ज़्यादातर चांस होती है वो डिप्रेशन में जाएगी, स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है टेंजिबल स्पोर्ट। इन तीनों में से एक पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज टेंजिबल स्पोर्ट। टेंजिबल स्पोर्ट क्या है कि आप सपोज करो, एक एग्जांपल लेके चलो कि आप कल पिछले वीक से स्कूल नहीं आ रहे, आपका फ्रेंड आपको नोटबुक दे रहा है, किस लिए, ताकि आप नोट्स पूरी कर सको। आपका फ्रेंड आपको पीछे के टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, इस टीचर ने ये करवा दिया, इसने ये करवा दिया, ये आपका टेंजिबल स्पोर्ट्स। इन्फॉर्मेशनल स्पोर्ट्स, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, चाहे वो फ्रेंड के द्वारा है, चाहे वो फैमिली मेंबर के द्वारा है, चाहे वो आपके टीचर के द्वारा है, वो होता है आपका इन्फॉर्मेशनल स्पोर्ट। फॉर एग्जांपल +2 के एग्जाम होने बोर्ड के, आप आज तक एग्जाम में नहीं बैठे, जो इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा जो 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 आपको जानकारी दी जा रही है, वो होता है इन्फॉर्मेशनल स्पोर्ट। इमोशनल स्पोर्ट, सपोज करो आपको किसी ने धोखा दे दिया, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना है, उस टाइम आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। क्यों बेटा, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है, आपको लव केयर, आपके जो दुख दर्द बांट सके उस बंदे की जरूरत है। वो कौन देगा, वो अपनी सोसाइटी, अपना अगर सोशल सपोर्ट्स है तो अपने पास आएगा, अपने फ्रेंड्स है तो आएगा, अपने रिश्तेदार है जिनके साथ हमने बना के रखी हुई है तो आएगा। तो हमें स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे आस पास बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हैं। ठीक है, चैप्टर हुआ पूरा। थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर।